हाय एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आई होप कि आप सभी स्टूडेंट्स बहुत ही बढ़िया होंगे और काफ़ी अच्छे से अपनी तैयारी शुरू कर दी होगी आप सभी स्टूडेंट्स ने। तो आज की क्लास में हम क्या कवर करने वाले हैं? आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले रिसर्च एप्टीट्यूड के प्रीवियस 10 ईयर्स क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। लास्ट 10 साल में आपके किस किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कौन से पैटर्न से क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं, कौन से टॉपिक से रिपीटेड क्वेश्चंस बनते हैं और किस पैटर्न में आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें प्लस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं करेंगे, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ हम कंसेप्ट्स को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो आप अगर यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो दिस सेशन विल हेल्प यू अ लॉट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो चलिए फटाफट से हम इस क्लास को शुरू करते हैं, लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर लेना है और ऐसे ही आपको प्यार बरसाते रहना है। चलिए सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, जब भी रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करें ना, ये रिसर्च एप्टीट्यूड का आई होप कि आप लोगों ने रिसर्च एप्टीट्यूड का मेरा वन शॉट जरूर देखा होगा। वन शॉट से मैंने आपको ये सारे के सारे टॉपिक्स मैंने आपको बहुत ही इजी तरीके से एक्सप्लेन किए थे। तो ये सारे मैंने वन शॉट में कवर करवा रखे हैं। ये टॉपिक्स टेक अ स्क्रीनशॉट, यहाँ से आपके रिपीटेड क्वेश्चंस बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस बनते हैं। ओके तो ये आपको कवर करना है। सबसे पहले तो कहाँ से कवर करोगे? आपको सिंपली जाकर मेरा वन शॉट देख लेना। वन शॉट में ये सारे के सारे टॉपिक्स मैंने बहुत ही इजी तरीके से एक्सप्लेन कर रखे हैं। वन शॉट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, कमेंट में पिन कर दूंगी, वहां से आप लोग देख लेना। सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्वेश्चंस को शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आप सभी से यहाँ पर पूछने वाली हूँ। क्वेश्चंस के साथ साथ यहाँ पर हम आंसर्स को देखेंगे, डिस्क्रिप्शंस को हम बहुत ही अच्छे से सारी चीजें हम समझेंगे। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं ना, वो रिसर्च एथिक्स से, अभी रिसेंट ट्रेंडी क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं रिसर्च एथिक्स से। ओके तो हम यहाँ पर टॉपिक कवर करेंगे, टॉपिक के बाद उस पर्टिकुलर टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं ये हम यहाँ पर साथ के साथ फॉलो करते हुए चलेंगे। रिसर्च एथिक्स का मतलब क्या होता है? रिसर्च एथिक्स का मतलब होता है जब भी कोई भी रिसर्च कंडक्ट करवाई जाती है तो एट द टाइम कुछ कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि एक रिसर्चर को फॉलो करने होते हैं और उन्हीं को ही हम रिसर्च एथिक्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल आप किसी टॉपिक के ऊपर, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हो, सो यू कांट कॉपी सम अदर वर्क, और अगर आप किसी दूसरा वर्क आप कॉपी कर रहे हो या किसी को मेंशन कर रहे हो तो आपको साइटेशन वहां पर पुट करनी होती है। पूरा टोटली आप किसी के वर्क को कॉपी नहीं कर सकते हो, अदरवाइज वहां पर प्लेजरिज्म आ जाता है। प्लेजरिज्म से भी रिगार्डिंग आपके कई तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रिसर्च आपकी ऑनेस्ट होनी चाहिए और रिसर्च में आप जितने भी प्रूफ्स यूज कर रहे हैं, जो रिसर्च डिजाइन होती है वो बिल्कुल प्रॉपर फॉर्मेट में होनी चाहिए। ऑनेस्टी के साथ आपको रिसर्च कंडक्ट करवानी है, ये नहीं कि आपको अपने आइडियाज को वहां पर प्रूव करने के लिए आप कुछ भी कर दो। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। रिसर्च एथिक्स हमें ये बताता है। अब रिसर्च एथिक्स से रिगार्डिंग आपके ये सारे के सारे क्वेश्चंस बनते हैं। एक बार जरा हम यहाँ पर देख लेते हैं। रिसर्च एथिक्स यानी कि रिसर्च ऑनेस्टी होनी चाहिए, प्रिवेसी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी से कई बार क्या है क्वेश्चंस बनते हैं। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है? यानी कि आप रिसर्च जो कंडक्ट कर रहे हो उसका गोल क्या है, उद्देश्य क्या है, ये उस रिसर्च के अंदर मालूम होना चाहिए। रूल्स को, जो भी रूल्स सेट किए गए हैं उनको फॉलो करो। वैल्यू, एक्यूरेसी, ये सारी चीजें हमें रिसर्च एथिक्स के बारे में हमें बताती हैं। और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे कि जब भी कोई भी साइंटिफिक रिसर्च की जाती है कंडक्ट, तो वहां पर आप जिस भी प्रोडक्ट का यूज कर रहे हो, जैसे आप सभी को पता होगा कि कोई भी चीज, कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले उनका यूज कहाँ पर किया जाता है? एनिमल्स के ऊपर उनका यूज किया जाता है। जी हाँ, एनिमल्स के ऊपर उनका यूज किया जाता है सो दैट कि ये पता कर सके कि क्या ये प्रोडक्ट सही है या नहीं सही होगा। तो इस वजह से कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे कि एनिमल को हार्म नहीं होना चाहिए आपके उस प्रोडक्ट से। साथ के साथ हम देखेंगे प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन सब्जेक्ट्स, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबल पब्लिकेशंस वहां पर मौजूद होने चाहिए, कॉन्फिडेंशियल रिसर्च आपकी होनी चाहिए। ओके कॉपीराइट अगर है तो उसको आप रिस्पेक्टफुल मैनर में आप साफ साफ मेंशन कर दो कि आपने यहाँ से ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, ये पर्टिकुलर इंटरव्यू यूज किया है। चलिए अब क्वेश्चंस जरा देख लेते हैं कि आपके क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं, रिसर्च एथिक्स से कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग
आर प्रिंसिपल्स ऑफ रिसर्च एथिक्स। यहाँ पर आपसे पूछा गया है प्रिंसिपल्स क्या है, रिसर्च एथिक्स के प्रिंसिपल क्या है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। ओके, तो हम देखेंगे यहाँ पर रिसर्च एथिक्स के यहाँ पर प्रिंसिपल क्या है ये आपसे पूछा गया है। तो देखो आप सभी को अभी मैंने एक्सप्लेन किया रिसर्च एथिक्स कैसी होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए आपकी रिपोर्ट में, फैब्रिकेशन ऑफ रिजल्ट। फैब्रिकेशन का मतलब क्या होता है आप हिंदी में भी देख सकते हो, आवश्यकता पड़ने पर जब अगर आपको आवश्यकता पड़ रही है तो आप अपने अकॉर्डिंग क्या रिसर्च को ऊपर नीचे करो, क्या ये रिसर्च एथिक्स के अकॉर्डिंग है? नो, तो ये तो रिसर्च एथिक्स नहीं करता है। रिसर्च एथिक्स में ऑनेस्टी होनी चाहिए, इंटरग्रिटी होनी चाहिए, रिसर्च में प्रिवेसी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए रिसर्च, ये सारी चीजें आती है। लेकिन फैब्रिकेशन, फॉल्सिफिकेशन, ये अगर जहां पर भी आपको वर्ड्स नजर आ जाए तो दैट मीन्स कि वो नहीं होगा। ओके, प्रॉपर साइटेशन होनी चाहिए उसके अंदर मौजूद। साइटेशन का मतलब क्या होता है, साइटेशन के बारे में भी हम पढ़ेंगे, साइटेशन भी इंपॉर्टेंट है, इसके रिगार्डिंग भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइटेशन, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई रिसर्च कंडक्ट कर रही हूँ, रिसर्च में जहां पर भी मैं किसी का इंटरव्यू का मैं डिटेलिंग अगर मेंशन कर रही हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बोल रही हूँ कि लॉकडाउन लगने वाला है, वॉर लॉकडाउन लगने वाला है, जो कि अप्रैल में काफी ज्यादा अप्रैल फूल बनाया जा रहा है लोगों को कि लॉकडाउन लगने वाला है। सो लॉकडाउन लगने वाला है, ये कैसे लगने वाला है, उसके लिए मैं किसी चैनल का मैं इंटरव्यू मेंशन कर रही हूँ, मैं उनको साइट कर रही हूँ, उसे हम क्या है साइटेशन कहते हैं। जो कि हम जो भी बोल रहे हैं, जो हमारी बोली होती है, वो 100% प्रूफ कैसे करें कि मैं सही बोल रही हूँ। तो उसके लिए मैं न्यूज़पेपर्स के मैं न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स को साइट कर सकती हूँ, मैं किसी के इंटरव्यू को साइट कर सकती हूँ, तो वो क्या होता है साइटेशंस हो जाती है। तो साइटेशंस के प्रॉपर सोर्सेज को यूज करना। अवॉइडेंस ऑफ प्लेजरिज्म, प्लेजरिज्म का मतलब क्या होता है, हमने किसी वर्क को कॉपी किया है। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं जो भी यहाँ पर कंटेंट लेकर आई हूँ, ये मेरा कंटेंट है, मैं किसी अदर का कंटेंट नहीं यूज कर रही हूँ। अगर जो मैं किसी और दूसरे का कंटेंट यूज करती हूँ तो वो क्या कहलाएगा, वो प्लेजरिज्म कंटेंट कहलाएगा। ओके, वो नकल करना कहलाता है। बट ये तो खैर नॉर्मल बात है, बट अगर हम रिसर्च की बात करते हैं तो रिसर्च में प्लेजरिज्म आपका नहीं होना चाहिए। कितना, 10% से अगर कम आपका प्लेजरिज्म होता है तभी आपकी रिसर्च को अप्रूव किया जाता है। ओके, तो ये भी इसके रिगार्डिंग भी कुछ गाइडेंस है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी, सेकंड हमारा कट हो जाएगा। और देखो जब सेकंड कट हो जाएगा तो खुद ब खुद हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्लेजरिज्म से रिगार्डिंग, प्लेजरिज्म इज एन अनएथिकल इन रिसर्च। बिल्कुल प्लेजरिज्म अनएथिकल है, यानी कि अगर हम किसी भी तरीके से हम किसी का सामान, किसी का लिखा हुआ चोरी कर रहे हैं तो बिल्कुल भी एथिकल, बिल्कुल भी एथिक्स के साथ नहीं है। इट इन्वॉल्व्स यूजिंग अदर्स वर्क विदाउट प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट। प्लेजरिज्म का मतलब क्या होता है, यानी हम किसी और के वर्क का यूज कर रहे हैं और उनको एक्नॉलेज भी नहीं कर रहे हैं। तो यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट है, और ए के साथ साथ हमारा जो 2 है वो भी बिल्कुल करेक्ट है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉट एन एथिकल प्रैक्टिस। कौन सी यहाँ पर एथिकल प्रैक्टिस में नहीं इंक्लूड किया जाएगा। ओके, यानी एथिकल प्रैक्टिस कौन सी है, अगर ये हम एक बार साइड कर दे तो हमें पता चल जाएगा कि नॉन एथिकल प्रैक्टिस कौन कौन सी यहाँ पर होंगी। क्या, इन्फॉर्म्ड कंसर्न्ड, जब हम किसी को यानी सूचना देने हैं, ओके, सूचित सहमति, ओके, किसी को यानी कि हम सोर्सेज को मेंशन कर रहे हैं, साइटेशन की बात यहाँ पर की जा रही है। डाटा फॉल्सिफिकेशन, तो अभी मैंने आपको बोला जहां पर भी फैब्रिकेशन आ जाएगा, फॉल्सिफिकेशन आ जाएगा, अगर डाटा को हम ऊपर नीचे कर रहे हैं इसका मतलब ये होता है। तो यानी ये एथिक्स के खिलाफ है, ये हमारा नहीं हो सकता है, ये एथिक्स के खिलाफ है। डाटा कैसा होना चाहिए, हमारी रिसर्च ऑब्जेक्टिविटी को पोर्ट्रे करे, कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, गोपनीय होना चाहिए, हमारा वस्तुनिष्ठा,
निष्ठता, ये सारी चीजें होनी चाहिए, लेकिन ऑप्शन नंबर बी नहीं होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, आपसे ये पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा कौन सा है? तो सबसे पहले तो मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ, हमारे दो तरीके के डाटा होते हैं। एक आ जाता है प्राइमरी डाटा, अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। प्राइमरी डाटा आता है और दूसरा आ जाता है सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा का मतलब क्या होता है और सेकेंडरी डाटा का मतलब क्या होता है, जरा ये समझ लेते हैं। प्राइमरी डाटा का मतलब होता है कि हम किसी के सामने जाकर मैंने डाटा कलेक्ट किया है, उसे हम प्राइमरी डाटा के नाम से जानते हैं। सामने जाकर डाटा को कलेक्ट किया गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रिसर्च कंडक्ट कर रही हूँ और मैं गई और मैंने सामने से जाकर क्या किया, मैं अगर किसी का इंटरव्यू ले रही हूँ, ठीक है, मैंने इंटरव्यू लिया किसी का, तो वो क्या कहलाएगा? वो प्राइमरी डाटा कहलाएगा। इंटरव्यू लेना, मैं सामने से जाकर बातचीत कर रही हूँ। सेकेंडरी डाटा क्या होगा? मैंने न्यूज चैनल पर कोई एक न्यूज देख ली, ठीक है, मैं न्यूज देख रही हूँ, या फिर ऑलरेडी जो डाटा है मौजूद, डाटा जो ऑलरेडी मौजूद है, जो हमेशा से जिस अकॉर्डिंग रिसर्च की गई है, वहां पर जो डाटा मौजूद है इंटरनेट पे, अगर मैं उन डाटा का यूज कर रही हूँ तो वो क्या कहलाएगा? वो सेकेंडरी डाटा कहलाएगा। तो ये मेजर डिफरेंस होते हैं सेकेंडरी डाटा और प्राइमरी डाटा के बीच में। तो जैसे यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है प्राइमरी डाटा है कौन सा, तो अगर हम किसी की जनगणना की जो रिपोर्ट होती है, अगर हम उसका यूज करें तो क्या कौन सा डाटा होगा ये? यानी कि ऑलरेडी रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है, सेकेंडरी डाटा में आएगा। गवर्नमेंट के पब्लिकेशंस का यूज कर रहे हैं, यानी गवर्नमेंट पोर्टल पे जो भी आर्टिकल्स मौजूद हैं, कुछ भी चीजें अगर वहां पर मौजूद है, उनको हम साइट कर रहे हैं, तो ये भी हमारा सेकेंडरी डाटा के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। देन थर्ड आ जाता है इंटरव्यू। अगर मैंने आपको क्या बोला, सामने से जाकर मैं इंटरव्यू ले रही हूँ किसी का, तो दैट मीन्स कि वो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारा प्राइमरी डाटा, प्राथमिक डाटा हम इसे कहते हैं। जर्नल का आर्टिकल यूज कर रही हूँ, कोई ऐसे यूज कर रही हूँ, कुछ भी यूज कर रही हूँ, लेकिन किसी और का है, लिखा तो किसी और ने है ना, तो वो क्या कहलाएगा? वो हमारा सेकेंडरी कहलाएगा। राइट आंसर, राइट आंसर हेयर इज इंटरव्यू। इंटरव्यू यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप देख सकते हो कि ये हमारे सेकेंडरी डाटा हैं, इनके कई बार क्या है अलग अलग नेमों से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो आपको याद रखना है सेकेंडरी डाटा और प्राइमरी डाटा यहाँ पर मौजूद है। सेकेंडरी डाटा यानी कि कंपनी की वेबसाइट का यूज करना, गवर्नमेंट के जो स्टैटिक्स मौजूद है उनका यूज करना, इंडस्ट्री के एसोसिएशंस का यूज किया जाता है जब भी, पब्लिश्ड मार्केट का जो भी डाटा, जो भी रिसर्चेस पब्लिश्ड हो चुकी हैं, जो अप्रूव हो चुकी है, अगर मैं उनको साइट कर रही हूँ, उनको यूज कर रही हूँ, तो ये सारा सेकेंडरी डाटा के अंदर आता है। प्राइमरी डाटा में फोकस ग्रुप आ जाता है, इन डेप्थ इंटरव्यूज आ जाते हैं, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग आ जाता है, एंड सर्वेज आ जाते हैं। अच्छा, अब आप बोलोगे फोकस ग्रुप क्या होता है? फोकस ग्रुप भी हमारा इंपॉर्टेंट है, इनसे भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो बेसिकली एक ग्रुप होता है और यहाँ पर क्या होता है, लोग जो है वो एक ही चीज के ऊपर बैठकर रिसर्च कर रहे होते हैं। ओके, एक ग्रुप है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 4-5 लोगों का ग्रुप मैंने बनवा दिया कि यूजीसी नेट में पेपर 1 के लिए कौन से बच्चे हैं, जो मतलब बच्चे जो हैं कौन कौन से टॉपिक्स में वो लैक कर जाते हैं, तो मैंने ग्रुप बनाया और वो बैठकर रिसर्च कर रहे हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? फोकस ग्रुप बोलते हैं, जो एक ही टॉपिक के ऊपर बैठकर रिसर्च करते हैं। ओके, चले नेक्स्ट हम देखते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंटरव्यू यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा के रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कि क्या क्या यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट हो जाती है। ऑलरेडी कलेक्टेड डाटा, क्या ये डाटा ऐसा डाटा होता है जो कि ऑलरेडी कलेक्टेड होता है? क्या हमेशा रिलायबल होता है, यानी कि जो डाटा है वो विश्वसनीय माना जाएगा हमेशा के लिए, क्योंकि ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी है, प्राइमरी नहीं है, सेकेंडरी है, मैं किसी और ने जो भी लिखा है उसका यूज कर रही हूँ, तो क्या ये विश्वसनीय माना जाएगा? नो, नहीं माना जाएगा ये विश्वसनीय। ओके, क्योंकि मुझे नहीं पता किसने कैसे कंडक्ट की है अपनी रिसर्च, मुझे नहीं पता किसने क्या झोलमाल किया है ना, तो इस वजह से इसे क्या है, रिलायबल डाटा में नहीं इंक्लूड किया जाता है। देन उसके बाद इकोनॉमिकल एंड टाइम सेव, बिल्कुल ये टाइम सेव करता है, और इकोनॉमिकली हमें ज्यादा पैसे नहीं खर्च करने पड़ते। अगर मुझे किसी
का इंटरव्यू लेना पड़ेगा, तो मुझे जाना पड़ेगा, वहाँ पर टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, किराया भाड़ा लगेगा मेरा, तो वो क्या है, यानी कि ऑफ कोर्स सेकेंडरी डाटा इस चीज के लिए बढ़िया होता है। दूसरा आ जाता है मे नॉट फिट रिसर्च पर्पसेस। लेकिन सेकेंडरी डाटा क्या रिसर्च पर्पस में फिट नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों क्यों नहीं होगा ये हमारा क्या होता है सेकेंडरी डाटा में समटाइम्स जो डाटा हमें चाहिए होता है। ओके, अगर फॉर एग्जांपल मुझे डाटा चाहिए, मुझे डाटा ये चाहिए कि कितनी ऐसी फीमेल हैं जो कि अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल में वो उनको कई सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। अगर मैं इस अकॉर्डिंग में रिसर्च कंडक्ट करवा रही हूँ, लेकिन मुझे सेकेंडरी डाटा मेरा अवेलेबल ही नहीं है, सेकेंडरी डाटा में मुझे मिल ही नहीं रहा गांव कस्बों में जो फीमेल्स हैं उनको क्या क्या किन किन चीज़ों से गुजरना पड़ता है, ये सेकेंडरी डाटा में अवेलेबल ही नहीं है। सो यानी इट मीन्स कि जो रिसर्च में जो मुझे डाटा चाहिए और जो डाटा अवेलेबल है वो मेरी रिसर्च के काम नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सो राइट आंसर इज 1 3 2 नहीं होगा और उसके बाद हमारा 1 3 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि हमारी जो क्लास है वो आपको अच्छी लग रही होगी। सो फार हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वो आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। तो मेक श्योर कि आप लाइक ज़रूर कर दें एंड नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना कि आपको क्लास कैसी लगी है। मेहनत लगती है यार, एक एक क्वेश्चंस को लेकर आने में, सेलेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो उसके लिए एक लाइक तो कर ही सकते हो आप लोग। चलो नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है रिसर्च डिजाइन से रिगार्डिंग, आपका क्वेश्चन बना है रिसर्च डिजाइन इज प्रिपेयर्ड बिफोर डाटा कलेक्शन। क्या जो रिसर्च डिजाइन है ये हमारा क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है? ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है रिसर्च प्रोसेस से, आपका क्वेश्चन पूछा गया है। रिसर्च प्रोसेस से आपका क्वेश्चन बनते हैं और अब जो क्वेश्चंस बन रहे हैं रिसर्च प्रोसेस से, अब थोड़े से पहले हमेशा से ये ऐसा टॉपिक है रिसर्च प्रोसेस जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं। पहले तो इजी इजी डायरेक्ट क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस बनते थे, अब उन रिसर्च जो टाइटल होते हैं ना उनका नाम अलग अलग कर देंगे। जैसे कंक्लूजन की जगह कुछ और, वहां पर एक स्टेटमेंट मिल जाएगी, रिजल्ट की जगह स्टेटमेंट मिल जाएगी, हाइपोथेसिस की जगह एक स्टेटमेंट प्रोवाइड कर देंगे। ओके, इंट्रोडक्शन की जगह वो अब्स्ट्रैक्शन लिख देंगे, अब्स्ट्रैक्ट लिख देंगे। तो ये हमें देखने के लिए मिलेगा कि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मिस नहीं करना है। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि जो रिसर्च प्रोसेस है क्या होता है रिसर्च प्रोसेस में, वो यहाँ पर आपको बता देती हूँ मैं, जिससे कि आपको याद रहे, बिल्कुल भी भूलो ना, इम्पॉर्टेंट है ये। रिसर्च प्रोसेस में देखो, सबसे पहले तो जो भी रिसर्च कंडक्ट करवाई जाती है ना, तो वो एक प्रोसेस होता है रिसर्च करने का, और इसी प्रोसेस को फॉलो करना है अगर रिसर्च कंडक्ट करते हैं। इन फ्यूचर आप पीएचडी करोगे तो आपको अगर रिसर्च लिखनी है तो इसी मैनर में आपको रिसर्च लिखनी होती है। सबसे पहले क्या होता है, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम और टॉपिक। हमें किस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करनी है, क्या प्रॉब्लम क्या है, तो सबसे पहले तो हम ये ढूंढेंगे कि आखिर क्या रिसर्च करूं, क्या मैं किस चीज के ऊपर रिसर्च करूं मैं। दूसरा, रिव्यू द लिटरेचर। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि कितनी ऐसी फीमेल हैं जिनको मेंस्ट्रुअल टाइम पर उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, या कितने ऐसे लोग हैं जिनको मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पता ही नहीं है। ओके, तो वो क्या हो जाएगा, सबसे पहले मैंने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, उसके बाद मैं रिव्यू करूंगी लिटरेचर को, यानी देखूंगी कि कहाँ, मतलब कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ूंगी, मैं आर्टिकल्स पढ़ूंगी, मैं जानूंगी कि एक्चुअल में क्या इसके ऊपर डाटा अवेलेबल है नहीं है, क्या ये सच में एक प्रॉब्लम है, क्राइसिस है या नहीं है। तो मैंने पहले क्या है, जितना भी सोर्स अवेलेबल है उसको पढ़ूंगी मैं। तीसरी चीज क्या आ जाती है, मैं एक हाइपोथेसिस जनरेट करूंगी। हाइपोथेसिस और रिसर्च क्वेश्चन यहाँ पर जनरेट करता है कि आखिर मैं यहाँ पर आखिर किस चीज के रिगार्डिंग मैं रिसर्च करने वाली हूँ। क्या मैं इस चीज के रिगार्डिंग रिसर्च करने वाली हूँ, फीमेल के मेंस्ट्रुअल हाइजीन के रिगार्डिंग रिसर्च करूंगी, कितनी ऐसी फीमेल है जो कि सैनिटरी पैड्स के बारे में जानती है नहीं जानती है, क्या मैं इस चीज के, यानी क्वेश्चन क्या रहने वाला है, मेरा रिसर्च का मेन जो मुद्दा है वो क्या होने वाला है, वो मैं यहाँ पर जनरेट करूंगी। उसके बाद क्या आ जाएगा, रिसर्च मेथोलॉजी, मैं रिसर्च डिजाइन करूंगी। रिसर्च डिजाइन करूंगी कि आखिर यहाँ पर कौन से टूल्स हैं, कौन से मेथड्स हैं, कौन से सैंपल्स का, क्या वेरिएबल्स का, क्या क्या मैं यूज करने वाली हूँ अपने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में जानने के लिए।
तो यानी कि रिसर्च डिजाइन आता है हमारा। रिसर्च डिजाइन के बाद हमारा नेक्स्ट क्या आता है, हम डाटा को कलेक्ट करेंगे अकॉर्डिंगली। डाटा कलेक्ट करने के बाद हम डाटा को एनालाइज करेंगे। डाटा हमने कलेक्ट किया, अब यहाँ पर भी डाटा को किस तरीके से कलेक्ट किया जाएगा, कौन से यहाँ पर रिसर्च का मैं यूज कर रही हूँ, क्या मैं यहाँ पर प्राइमरी डाटा का मैं यूज कर रही हूँ या फिर मैं सेकेंडरी डाटा का मैं यहाँ पर यूज करने वाली हूँ, ये टोटली मेरे ऊपर डिपेंड करता है। फिर डाटा को एनालाइज किया जाएगा, एनालाइज करने के बाद मैं एक रिजल्ट लिखूंगी, रिजल्ट लिखने के बाद एक रिपोर्ट में यहाँ पर कंक्लूड करते हुए लिखूंगी, और जो भी मेरी रिसर्च में होगा वो एक्चुअल में यहाँ पर पता चल जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हो कि ये पूरा रिसर्च प्रोसेस है जो कि आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। ओके, तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया था, हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया था रिसर्च डिजाइन के रिगार्डिंग। रिसर्च डिजाइन इज प्रिपेयर्ड बिफोर डाटा कलेक्शन। क्या रिसर्च डिजाइन डाटा कलेक्शन से पहले? बिल्कुल, पहले हम रिसर्च डिजाइन करते हैं, उसके बाद मैं सोचूंगी कि आखिर मुझे प्राइमरी डाटा चाहिए, सेकेंडरी डाटा चाहिए, कौन सा डाटा मुझे कलेक्ट करना है। ओके, तो यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा आता है इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर एनालिसिस। जो भी हमारे पास डाटा होगा, ऑफ कोर्स ये डाटा क्या प्रोवाइड करता है, एक एनालिसिस प्रोवाइड करेगा कि एक्चुअल में मेरी जो रिसर्च है क्या सही है गलत है, जो मुझे आंसर जो चाहिए क्या वो सही है गलत है, तो वो यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पर क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। ओके, दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और आपके किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अच्छा, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च से। ओके, रिसर्च के टाइप्स से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि हमारा रिसर्च आपकी कितने कितने तरीके की होती है वो मैं आपको यहाँ पर साथ के साथ बताती चलूंगी। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं हम डायरेक्टली। ठीक है, जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था, आपके कई तरीके की रिसर्चेज हैं, जैसे फंडामेंटल रिसर्च, जिसे हम बेसिक रिसर्च और प्योर रिसर्च भी जानते हैं। ओके, इसी को ही हम बेसिक रिसर्च के नाम से या फिर हम प्योर रिसर्च के नाम से हम जानते हैं फंडामेंटल रिसर्च को, जिसका उद्देश्य क्या होता है, जिसका मेन टॉपिक क्या होता है कि हमें कुछ नया डिस्कवर करना है। ओके, ये रिसर्च कंडक्ट ही इसलिए करवाई जाती है ताकि कुछ न्यू डिस्कवरी की जा सके। ओके, न्यू डिस्कवरी की जा सके या फिर न्यू थ्योरी यहाँ पर डिस्कवर की जा सके, इसलिए ये कंडक्ट करवाई जाती है। अप्लाइड रिसर्च का मतलब क्या होता है, जो भी रियल लाइफ प्रॉब्लम में अगर हमें अप्लाई करना है उसे अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। एक्शन रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्शन रिसर्च से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक्शन रिसर्च जो कि इमीडिएट एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करती है। एनालिटिकल रिसर्च जहां पर एक ही टॉपिक को हम एनालाइज कर रहे होते हैं, कुछ चीजें हमने ढूंढी है उसको एनालाइज कर रहे हैं हम रिसर्च के अंदर, तो वो हमारा एनालिटिकल रिसर्च हो जाता है। अब क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि द रिसर्च विच एम्स, एक ऐसी रिसर्च जिसका मेन एम है इमीडिएट एप्लीकेशन। ओके, जिसका उद्देश्य क्या है, तत्कालीन उपयोग। अगर हमें कोई भी रिसर्च करनी है जहां पर हमें फटाक से उसका उपयोग करना है, तो हम कौन सी रिसर्च का वहां पर यूज करते हैं, तब वहां पर यूज की जाती है एक्शन रिसर्च। ओके, एक्शन रिसर्च का यहाँ पर क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। याद रखना है, एक्शन रिसर्च जो कि तत्कालीन उपयोग के लिए, इमरजेंसी के लिए हम इसका यूज कर लेते हैं। ओके, और इसके अलावा अगर हमें रियल लाइफ प्रॉब्लम के बारे में अगर हमें ढूंढना है, रियल प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर हमें चाहिए, तो उसके लिए हम अप्लाइड रिसर्च का यूज करते हैं। ओके, चलिए अब एक्शन रिसर्च के ये क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये क्रोनोलॉजी याद रखनी है। एक्शन रिसर्च की क्या क्रोनोलॉजी है, सबसे पहले क्या होता है, रिसर्च करने के सबसे पहले क्या है, प्लानिंग की जाती है। प्लानिंग के बाद यहाँ पर एक एक्शन लिया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं प्लान करूंगी कि कैसे मुझे डाटा कलेक्ट करना है, क्या करना है, मुझे किस चीज के रिगार्डिंग रिसर्च करनी है, तो पहले प्लानिंग प्लॉटिंग करी जाएगी, उसके बाद मैं एक्शन लूंगी। एक्शन लेने के बाद मैं यहाँ पर एनालाइज करूंगी जो भी मेरा डाटा है, जो भी रिजल्ट आ रहा है, एंड देन उसके बाद मैं कंक्लूड कर दूंगी। फटाक से यहाँ पर सारी चीजें हो जाती है, दैट्स वाई इसको एक्शन रिसर्च के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, विच टाइप ऑफ रिसर्च इज कंसर्न्ड
विद डिस्कवरिंग न्यू फैक्ट्स एंड डेवलपिंग थ्योरीज। अभी मैंने आपको बताया था कि ऐसी कौन सी रिसर्च है जहां पर जिसका मेन उद्देश्य ये होता है कि हम न्यू फैक्ट्स को, न्यू थ्योरीज को यहाँ पर जनरेट करते हैं और डिस्कवर करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? फंडामेंटल रिसर्च हम उसे कहते हैं। फंडामेंटल रिसर्च कहते हैं। एक्शन रिसर्च पता है, अप्लाइड रिसर्च आपको पता है। एवोल्यूशन रिसर्च का मतलब क्या होता है? मूल्यकान। मूल्यकान का मतलब क्या होता है? जब भी हम हमारे पास जितना डाटा है हम उसको हम एवोलेट कर रहे हैं, यानी कि उसका सम क्या आएगा, उसका रिजल्ट क्या आने वाला है, जरा जब इसको हम के अंदर हम पुट कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये पूछा गया है कि विच टाइप ऑफ रिसर्च स्टडीज द पास्ट इवेंट्स सिस्टमेटिकली। ओके, कौन सी रिसर्च है जो कि पास्ट इवेंट को, जो पुराने, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर ये रिसर्च कर रही हूँ कि केदारनाथ में बाढ़ कैसे आई थी, क्या क्या उसके रीजन रहे थे, कौन से वेदर कंडीशंस थी, अगर मैं इसकी रिसर्च कर रही हूँ, कोविड कैसे आया था इसकी रिसर्च कर रही हूँ, तो यानी कि मैं किसकी, पास्ट की रिसर्च कर रही हूँ, जिसके लिए मुझे जो भी डाटा चाहिए होगा वो कैसा डाटा चाहिए होगा, मुझे पास्ट का ही डाटा चाहिए होगा, पास्ट के ही इंटरव्यूज, पास्ट के ही जो जो वीडियोस हैं वो सारी चीजें मैं यहाँ पर यूज करूंगी, कुछ भी नया मैं यहाँ पर नहीं यूज कर सकती हूँ। ओके, तो क्या ये एक्सपेरिमेंट के अंदर यूज किया जाएगा? क्योंकि एक्सपेरिमेंट एक ऐसी चीज होती है जहां पर हम अभी, जैसे अभी तुरंत हम एक्सपेरिमेंट करें तो यानी ऑफ कोर्स नहीं होगा एक्सपेरिमेंट में। क्या ये हिस्टोरिकल रिसर्च में होगा, या सर्वे रिसर्च में होगा, या केस स्टडी में होगा? सर्वे रिसर्च, जहां पर हम सर्वे कर रहे हैं। अब केदारनाथ में बाढ़ क्यों आई थी, अभी सर्वे करूंगी तो क्या इससे कोई फायदा होगा? नहीं होगा। केस स्टडी में कोई फायदा होगा इसका? केस स्टडी का मतलब क्या होता है? जब हम एक ही चीज के, एक ही मुद्दे पर हम इन डेप्थ में जब स्टडी कर रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। राइट आंसर हिस्टोरिकल रिसर्च यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आप सभी के सामने है कि विच टाइप ऑफ रिसर्च इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड डिस्क्रिप्शंस ऑफ प्रेजेंट कंडीशंस। ऐसी रिसर्च जो कि ऑब्जर्वेशन के ऊपर पूरी तरीके से बेस्ड होती है, प्रेजेंट कंडीशन। जब प्रेजेंट कंडीशन इन्होंने बोल दिया तो क्या हो जाएगा? क्या वो एक्सपेरिमेंट, सबसे पहले तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन, डिस्क्रिप्शन यहाँ पर साफ साफ बोल दिया तो ऑफ कोर्स हमारा क्या हो जाएगा? ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के नाम से डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हो जाएगा। ओके, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि विच टाइप ऑफ रिसर्च अटेम्प्ट्स टू एस्टेब्लिश कॉज एंड इफेक्ट। ऐसी कौन सी रिसर्च है जो कि कॉज इफेक्ट के रिलेशन को स्टेब्लिश करती है? कॉज इफेक्ट के रिलेशन को स्टेब्लिश करना, सबसे पहले तो ये कैजुअलिटी को, कॉज इफेक्ट का मतलब क्या होता है, इससे क्या कहना क्या चाह रहा है? कॉज का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको क्या खिलाया, मैंने आपको मिल्क दिया, ठीक है, मैंने आपको रात में सोने से पहले मैंने आपको मिल्क दिया। अब इस मिल्क की वजह से क्या आपको अच्छी नींद आई या फिर बुरी नींद आई? क्या आप अच्छे से सोए इस मिल्क पीने की वजह से, या फिर आपको अच्छी नींद नहीं आई? तो यानी कि मिल्क का क्या असर पड़ रहा है, कॉज का क्या, ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन हुई इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इसकी जब स्टडी की जाती है तो कहाँ पर इसकी स्टडी की जाती है? क्या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में, हिस्टोरिकल रिसर्च में होती है, या फिर एक्सपेरिमेंट? ऑफ कोर्स जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हुए ही ये सारी चीजें हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ओके, तभी हम कॉज एंड इफेक्ट के बारे में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर ही हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च क्वांटिटेटिव रिसर्च में बड़ी कंफ्यूजन होती है, तो मैं आपको एक सिंपल चीज बता देती हूँ। जहां पर भी ये आई आ जाएगा, एल आई आ जाएगा ना, तो ये क्वालिटी बन जाएगा। क्वालिटी से मतलब क्या है? क्वालिटी से मतलब हो जाता है यानी कि एक ऐसी रिसर्च जहां पर हम फीलिंग्स की बात कर रहे हैं, एक ऐसी रिसर्च जहां पर इमोशंस की बात की जा रही है। ओके, जहां पर इमोशंस की बात की जा रही है, फीलिंग्स की बात की जा रही है, यानी कि यहाँ पर हम इंटरव्यूज को इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, इंटरव्यूज यहाँ पर आ सकते हैं, यहाँ पर
यहाँ पर किसी भी तरीके का जो ग्राफ होता है या जो नंबरिंग होती है वो मैटर नहीं करती है। ओके, वो मैटर नहीं करती और उनको रिसर्च में इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो ये क्या हो जाती है, हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च हो जाती है। मैथ्स का, स्टैटिक्स का कोई भी यहाँ पर काम नहीं होता है। ओके, क्या ये सर्वे रिसर्च, कौन सी टाइप आपको यहाँ पर बतानी है, तो क्या स्टैटिकल रिसर्च, मैंने आपको साफ साफ मना कर दिया कि ये तो हो ही नहीं सकती, सर्वे हमारा हो ही नहीं सकता। एक्सपेरिमेंट में क्या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो जाएगा या फिर केस स्टडी हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर का राइट आंसर हम देखेंगे केस स्टडी हो जाएगा। क्योंकि केस स्टडी में क्या होता है, हम एक ही चीज को बहुत ही मतलब इन डेप्थ में हम कोई चीज हम डिस्कस कर रहे हैं, हम उसमें हम अब हम वहां पर कोई किस सामने से बातचीत करी जाती है, यहाँ पर इंटरव्यूज मौजूद होते हैं, यहाँ पर कोई भी सेकेंडरी डाटा नहीं मौजूद होता है। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि विच टाइप ऑफ रिसर्च involves large population uses questionnaires। ऐसी कौन सी रिसर्च है जहां पर हम लार्ज पॉपुलेशन का यूज करते हैं और रिसर्च जहां पर क्वेश्चनिंग वाले पार्ट्स जो हैं, क्वेश्चंस को यूज किया जाता है। तो केस स्टडी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया अभी क्वेश्चन में कि क्वालिटी, क्वेश्चन का तो कोई नामो निशान नहीं होता, तो ये तो हो ही नहीं सकता हमारा। हिस्टोरिकल रिसर्च में क्या हम यहाँ पर लार्ज पॉपुलेशन का यूज करेंगे? नो, यहाँ पर तो पास्ट इवेंट्स के जो कलेक्शंस होते हैं, जो डाटा है, उनका यूज किया जाता है। तो जब भी लार्ज पॉपुलेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाता है, आप सभी ने जनगणना के बारे में सुना है ना, जनगणना पहले बड़ी हुआ करती थी। तो सर्वे रिसर्च के अंदर ये हमारा आ जाता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा घर पर आकर क्वेश्चंस पूछते हैं कि घर पे कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं, कौन पढ़ रहा है, कौन से स्कूल में कौन पढ़ता है, वगैरह वगैरह। तो ये सर्वे रिसर्च में आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विच टाइप ऑफ रिसर्च इज यूज्ड टू एवोलेट। ऐसी कौन सी रिसर्च है जो कि एवोलेट करती है, ओके, एवोलेट द इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोग्राम के इफेक्टिवनेस को जो स्टडी कर रही है, ऐसी कौन सी रिसर्च है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो, फंडामेंटल रिसर्च है, एवोल्यूशन रिसर्च, आपको नाम से ही यहाँ पर पता चल रहा है कि एवोलेट करना यानी कि एवोल्यूशन रिसर्च होती है। जैसा कि आपने अभी देखा, ये सारे के सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके पूछे जाते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड में, टाइप्स ऑफ रिसर्च के। अब देखो, हमें जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस मुझे जो दिखे वो ये सारे के सारे मोस्ट रिपीटेड थे। एक्शन अप्लाइड रिसर्च, फंडामेंटल अप्लाइड रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, ये आपके मोस्ट रिपीटेड रहते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आप सभी के लिए रहेंगे, बिल्कुल भी आपको ये स्किप नहीं करना है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इफ यू आर समवन जो कि पहली बार हमारे चैनल की वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार इस वीडियो तक पहुंचे हैं, तो आपको जो पीडीएफ्स हैं, पीवाईक्यूज, वो आपको मिल जाएंगे। कहाँ पर? हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल को जरूर से जाकर स्कैन करो, टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर लेना, ओके, फॉलो कर लेना बेसिकली। ओके, और इसके साथ साथ इफ यू आर समवन जो कि इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हो, ओके, तो इंग्लिश लिटरेचर की भी हमारी क्लासेस लगती है। इंग्लिश लिटरेचर की जो लाइव क्लासेस है वो शुरू हो चुकी है। रेगुलरली लाइव क्लास होती है डेली एट 5 PM। ओके, 5 PM हमारी रेगुलर क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इंग्लिश लिटरेचर की आप लाइव क्लास को ज्वाइन करिए डेली एट 5 PM। ओके, पेपर 2 अगर आपका इंग्लिश लिटरेचर है तो। ओके, इसके साथ साथ आप हमारे चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, वो पूछे जाते हैं आपके सैम्पलिंग से रिगार्डिंग, सैम्पलिंग से, वेरिएबल से रिगार्डिंग आपके बड़े सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आर करेक्ट। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के रिगार्डिंग कौन सा यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, आपको ये बताना है। प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी हमने बचपन में मुझे लगता है कि फोर्थ और थर्ड क्लास में ही आपने पढ़ा होगा प्रोबेबिलिटी के बारे में, जहां पर क्या होता है कि एक बॉक्स है, अब कितनी प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी कि इस बॉक्स में से इस बॉक्स के अंदर रेड बॉल है, ग्रीन बॉल है, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि रेड बॉल आएगी, है ना।
तो ये हम प्रोबेबिलिटी निकालना हमने मैथ्स में सीखा था ना, तो उसी को ही हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं, जहां पर हमारे पास बहुत मेजर पॉपुलेशन होती है। अब उसमें हम कोई भी सेलेक्ट नहीं कर सकते कि नहीं मुझे तो उसका ही इंटरव्यू लेना है, नहीं मुझे तो उसका ही सर्वे चाहिए। नो, प्रोबेबिलिटी में कोई भी रैंडम पर्सन आ सकता है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यानी कि एक रैंडम सैम्पलिंग का एग्जाम्पल हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये एक रैंडम सैंपल हमें यहाँ पर मौजूद होगा। ठीक है, तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ईच यूनिट इन द पॉपुलेशन हैज अ नोन चांस ऑफ सिलेक्शन। हर एक का सिलेक्शन में चांस होने का पूरा पूरा संभावना रहती है, बिल्कुल करेक्ट है। सैम्पलिंग बायस इज कंप्लीटली एलिमिनेटेड। क्या जो सैम्पलिंग में बायसनेस होगी वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है? नो 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 नो, खत्म तो नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल मुझसे मुझे रिसर्च कंडक्ट करवानी है, कोई भी आ सकता है। अच्छा, इसका बड़ा फनी एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि जितने भी जो रैलियाज निकलती है, जो रैली निकलती है, चाहे वो किसी भी पार्टी की, किसी भी पॉलिटिकल रैली को आप देख लो, तो वहां पर क्या होता है, जो अक्सर जो लोग आते हैं, कुछ लोगों को पैसे देकर भी बुलाया जाता है, कुछ लोगों को जानबूझकर बुलाया जाता है, जो कि हमारी क्या है, नारे लगाएंगे और हमें जिताने में आगे बढ़ाएंगे। तो स्पेशली उन लोगों को बुलाया जाता है, और जो बाकी लोग हैं उनको लगता है कि नहीं ये तो सपोर्टर हैं, इस पर्टिकुलर पार्टी के ये सपोर्टर हैं। तो यानी कि हम वहां पर क्या कर सकते हैं, हम उस पॉपुलेशन के अंदर हम बायसनेस वहां पर मौजूद होती है। ओके, तो सेम एग्जैक्टली कोई भी आ रहा है, किसी की भी सैम्पलिंग का अगर हम यूज करें तो ऑफकोर्स वहां पर बायसनेस मौजूद होगी। ओके, इट अलाउज स्टैटिकल जनरलाइजेशन। क्या ये स्टैटिकल जनरलाइजेशन को अलाउ करता है? एंड देन हमारा फोर्थ आ जाता है हमारा, इट रिक्वायर्स अ सैम्पलिंग फ्रेम। क्या ये सैम्पलिंग फ्रेमवर्क और इन सारी चीजों की आवश्यकता यहाँ पर पड़ती है? सो राइट आंसर हेयर इज, सारी चीजें करेक्ट हैं, बट हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा करेक्ट नहीं है। सो राइट आंसर 1, 3, 4 करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, विच सैम्पलिंग मेथड इज मोस्ट एपोपरेट व्हेन पॉपुलेशन इज हेट्रोजीनियस। हमारी दो तरीके की पॉपुलेशन से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बार बार रिपीटेड पूछे जाते हैं, एक आती है होमोजीनियस, एक आती है हेट्रोजीनियस। तो अब देखो होता क्या है बेसिकली, हमारे सबसे पहले तो आपको ये जो एग्जाम्पल्स, ये जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, ये इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो दो पॉपुलेशंस होती हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, तो देखो हमारी दो तरीके की पॉपुलेशन आ जाती हैं। टू टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन हियर वी हैव दिस। सबसे पहले हेट्रोजीनियस होती है। हिस्ट्रोजीनियस एक रेडिकल मिक्सचर यहाँ पर मौजूद होता है। यहाँ पर कौन से जेंडर, यहाँ पर मल्टीपल जेंडर्स यहाँ पर मौजूद होते हैं, यानी कि मेल भी है, फीमेल भी है, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, सब कोई है। साथ के साथ यहाँ पर क्या है, अलग अलग एजेस के लोग भी यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, एजेस भी यहाँ पर, कई सारी एज डिफरेंस भी यहाँ पर मौजूद है। तीसरी चीज हम देखेंगे, ये जो लोग आए हैं ये अलग अलग जगहों से भी आए हैं। ओके, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से भी ये लोग आए हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस। एक बहुत ही रेडिकल मिक्सचर यहाँ पर मौजूद होता है। होमोजीनियस की बात करें, होमोजीनियस मिक्सचर मिक्सचर होता तो है, लेकिन हमें पता होता है कि क्या है, कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेल है और फीमेल है। ओके, मेल है फीमेल है, यानी कि हमें पता है कि ये जो ग्रीन वाली, ये पिंक है ना, ये फीमेल है, और इसके साथ साथ जो ग्रीन है वो मेल है। अब हर एक गर्ल के बाद एक मेल है, मेल के बाद गर्ल है, मेल के सॉरी, हाँ, मतलब कि आप यहाँ पर समझ सकते हो कि इस तरीके का यहाँ पर मिक्सचर होता है। रेडिकली मिक्सचर यहाँ पर नहीं होता। और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि जब भी हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन होगी, बहुत ही रेडिकल यहाँ पर मिक्सचर यहाँ पर मौजूद है, तो ये क्या राइट आंसर होगा, मोस्ट एप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो सबसे पहले तो रेंडम सैम्पलिंग का मतलब ये प्रोबेबिलिटी के अंदर आता है कि हमारे पास कोई भी पॉपुलेशन है, हम रेंडमली किसी भी पर्सन को पिक कर सकते हैं। ओके, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा ए है। बी क्या है, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर पॉपुलेशन है तो, लेकिन पॉपुलेशन के अंदर जो लोग हैं वो यहाँ पर मिक्स हो रखे हैं, अलग अलग जनरेशन के हैं, अलग अलग मतलब अलग अलग एजेस के भी हैं, अलग अलग कैटेगरी से भी बिलोंग करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही होती है हमारी एक टाइप ऑफ हेट्रोजीनियस सैंपलिंग। कन्वेंस सैंपलिंग का मतलब क्या होता है, कन्वेंस सैंपलिंग कहाँ पर आती है, ये आती है हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में।
ओके, नॉन प्रोबेबिलिटी में आती है स्नोबॉल सैम्पलिंग के अंदर भी हम यही पढ़ते हैं। कन्वेंस सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है, यानी कि जो जैसे हमें जो सामने से हमें जो पर्सन मिल जाए हम उसका इंटरव्यू लेकर चलते बनते हैं। ओके, तो ये क्या हो जाता है हमारा, हमें जो हमें इजिली हमें मिल रहा है उसको कन्विंस किया, इंटरव्यू दे दो भैया, और हम चलते बनते हैं, तो वो कन्विंस सैम्पलिंग हो जाता है। स्नोबॉल सैम्पलिंग सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सैम्पलिंग होती है, क्योंकि यहाँ पर जिस पर्सन तक हमें पहुंचना होता है वो पर्सन बहुत ही मुश्किल से मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मेरा इंटरव्यू लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले मुझे मेल करनी पड़ेगी। मेल से मैं शायद रिप्लाई करूं या फिर शायद मैं ना भी रिप्लाई कर पाऊं। तो अगर मैंने आपको मेल पर रिप्लाई कर दिया तो फिर उसके बाद आपको मेरे से मिलने के लिए आपको दिल्ली आना पड़ेगा। दिल्ली में भी आपको मेरी लोकेशन तक आना पड़ेगा, आपको पूरा यहाँ वहाँ घूमना पड़ेगा, तो यानी मुझ तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। ओके, तो वो क्या हो जाएगा, स्नोबॉल सैम्पलिंग में हो जाएगा। जिस पर्सन का इंटरव्यू लेना है उस तक पहुंचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर क्लस्टर्ड सैम्पलिंग। क्लस्टर्ड सैम्पलिंग क्या होता है भैया, इसके बारे में सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर जो अलग अलग सैम्पलिंग्स है ना, क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज होते ही रहोगे, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में 4 तरीके की सैम्पलिंग होती है जो कि आपके रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रैंडम सैम्पलिंग, यानी कि हमारे पास ये पॉपुलेशन है, किसी को भी हम रैंडमली, हम ईशा मीना को हम चूज कर सकते हैं। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में आपको याद रखना है कि nth टर्म के बाद ही किसी को चूज किया जाएगा, यानी कि सबसे पहले मैंने एक पर्सन को चूज किया, अब मैंने बोला कि जो जो लास्ट में खड़ा हुआ है ना उसको बुलाओ जरा, तो मैं लास्ट को, यानी कि एक सिस्टमेटिक वे में मैं चूज करूंगी कि या तो हर 2 के बाद जो पर्सन है उसको चूज करूंगी, या तो फिर हर 4 के बाद जो पर्सन है उसको चूज किया जाएगा। यहाँ पर वो एक सिस्टमेटिक वे में चलता है। देन उसके बाद मैंने आपको अभी बताया कि हमारा जो हिट्रोजीनियस सैम्पलिंग आती है वो कौन सी आती है, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग आ जाती है। यहाँ पर हमें देखो, यहाँ पर गोस्ट जैसे दिखने वाले लोग भी अवेलेबल है, यहाँ पर पुलिस भी अवेलेबल है, यहाँ पर फीमेल भी है, बच्चे भी है, सब कुछ है, हर कोई है यहाँ पर। देन उसके बाद आ जाती है क्लस्टर्ड सैम्पलिंग। क्लस्टर्ड सैम्पलिंग के अंदर क्या होता है, यहाँ पर भी आपको ये एक मैनर में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ पर लोग मौजूद होते हैं। अब कैसे लोग मौजूद होते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो पॉपुलेशन है वो डिवाइडेड होती है। क्लस्टर में पॉपुलेशन डिवाइडेड होती है। क्लस्टर्ड का मतलब क्या होता है, जियोग्राफिकली जो पॉपुलेशन है उसको डिवाइड किया जाता है कि इतने लोग हैं जो कि दिल्ली से आए हैं तो इनका इंटरव्यू ले सकते हो, इतने लोग हैं जो कि गुरुग्राम से आए हैं इनका इंटरव्यू अलग से आप ले सकते हो। तो इस तरीके से जो पॉपुलेशन है उनको डिवाइड करा जाता है। ओके, तो चलिए, क्वेश्चन आपका ये पूछा गया है कि क्लस्टर्ड सैम्पलिंग में क्या हो जाएगा हमारा राइट स्टेटमेंट। तो क्या पॉपुलेशन यहाँ पर डिवाइडेड होती है इनटू क्लस्टर्स, तो बिल्कुल पॉपुलेशन को डिवाइड किया जाता है। ईच क्लस्टर इज अ मिनी पॉपुलेशन, क्या हम बोल सकते हैं उस ईच क्लस्टर को, बिल्कुल बोल सकते हैं। ऑल यूनिट्स फ्रॉम द सिलेक्टेड क्लस्टर आर स्टडीज, क्या सारी की सारी यूनिट्स जो कि सिलेक्टेड क्लस्टर से होती है क्या उनको स्टडी किया जाता है। ओके, बिल्कुल स्टडी किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सेलेक्टेड, जो सेलेक्ट किए हैं तो उनको स्टडी करेंगे ही ना। इट इज ऑलवेज मोर एक्यूरेट देन, क्या ये ज्यादा एक्यूरेट हम मान सकते हैं, नो नो नो, ऐसा तो हम नहीं बोल सकते। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 1 2 3, 1 2 3 इज द राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया है, कोटा सैम्पलिंग डिफर्स फ्रॉम स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग बिकॉज, कोटा सैम्पलिंग किस तरीके से ये दूसरी सैम्पलिंग से डिफरेंट है, ये आपसे पूछा गया है। कोटा सैम्पलिंग हमारा कहाँ पर पढ़ते हैं, ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर आता है। तो इट यूजेस रैंडम सिलेक्शन का यूज करता है। प्रोबेबिलिटी का यहाँ पर एग्जांपल है, इट डज नॉट यूज रैंडम सिलेक्शन। तो सबसे पहले मैंने आपको बोल दिया कि ये नॉन प्रोबेबिलिटी है, नॉन प्रोबेबिलिटी है यानी कि रैंडम भी सिलेक्ट नहीं करेंगे और प्रोबेबिलिटी में भी नहीं आएगा। क्या क्या यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा कि यहाँ पर रैंडम सिलेक्शन का यूज नहीं किया जाता है, कि जो पर्टिकुलर अगर मुझे फीमेल से बात करनी है तो मैं फीमेल से ही बात करूंगी, मेल से अगर मुझे इंटरव्यू लेना है तो मेल से ही बात की जाएगी। पर्टिकुलर यहाँ पर पहले से ही सिलेक्टेड होता है कि मुझे इससे ही बात करनी है। ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि which sampling technique is used when sampling frame is not available, कौन सी सैम्पलिंग यूज की जाती है अगर सैम्पलिंग फ्रेम जो है वो अवेलेबल ही नहीं है। ओके, सैम्पलिंग फ्रेम यानी हमें कुछ भी पता ही नहीं है कि मुझे मिलेगी, जैसे कि आपको अगर मेरा इंटरव्यू लेना है, आपको पता है क्या मैं आपसे मिलूंगी या नहीं मिलूंगी, हु नोज।
है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्नोबॉल सैंपलिंग हो जाएगा। हमें कुछ पता ही नहीं है कि मुलाकात हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी, तो स्नोबॉल सैंपलिंग यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आई होप सो कि आपको समझ में आ गए होंगे। अभी हम जो नेक्स्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं ना, ये क्वेश्चन आपके हाइपोथेसिस से होने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे होने वाले हैं रिगार्डिंग हाइपोथेसिस। आई होप कि आपको अभी जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं, ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे और आपको पता चल गया होगा कि एग्जैक्टली व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस एंड व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, टॉपिक्स ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। ये सारे के सारे वो क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। ओके, ओके, सबसे पहले तो हम यहाँ पर जरा बात कर लेते हैं वट एक्चुअली हाइपोथेसिस इज, मतलब क्या होता है। जैसे कि हमने पढ़ा कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस का मतलब यानी कि हम जो क्वेश्चनिंग पार्ट है, हाइपोथेसिस का बेसिकली कहाँ पर यूज किया जाता है, ये साइंस में जब भी कोई भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया जाता है वहां पर हाइपोथेसिस का यूज किया जाता है कि हम अपने रिसर्च को सही या गलत दिखाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, क्या टेस्ट करेंगे। तो साइंटिफिक टेस्ट में हम हाइपोथेसिस को बोल सकते हैं कि हाइपोथेसिस है। और अगर साइंटिफिक टेस्ट नहीं है तो हाइपोथेसिस की जगह क्या आता है हमारा यहाँ पर, क्वेश्चनरी पार्ट आता है कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि हमें इंटरव्यूज में पूछने हैं या किस तरीके से हमें रिसर्च कंडक्ट करवानी है। तो वो हमारा हाइपोथेसिस, हमारा थर्ड नंबर पर आता है हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस में देखो हम क्या पढ़ते हैं, हाइपोथेसिस के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि हमारी दो तरीके की हाइपोथेसिस होती है। ओके, दो तरीके की हाइपोथेसिस होती है। एक आ जाती है हमारी नल हाइपोथेसिस, जिसको हम HO से हम बोलते हैं नल हाइपोथेसिस। दूसरी तरफ आ जाती है HA बोल सकते हो या फिर H1 बोल सकते हो, H1 हाइपोथेसिस। ये हमारी हाइपोथेसिस, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस में दो तरीके की हाइपोथेसिस आती है। अब ये जो दो तरीके की हाइपोथेसिस है, इसको समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कई सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। नल हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, ये हमें बताती है नील बटे सन्नाटा के बारे में। नील यानी कि कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है, यानी कि नो रिलेशनशिप बिटवीन, जो भी वेरिएबल है, दो वेरिएबल के बीच में किसी भी तरीके से कोई भी तालमेल नहीं है। यानी नील बटे सन्नाटा से आपको याद रखना है, जीरो से आपको याद रखना है कि कोई भी रिलेशन नहीं है दो वेरिएबल्स के बीच में, कोई भी उनके होने से किसी भी तरीके का कोई भी इफेक्ट नहीं पहुंच रहा है। वहीं पर ही जब हमारी HA, तो यानी कि यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं हाँ। हाँ से मतलब यानी हाँ रिलेशन है, दो वेरिएबल्स में जब भी रिलेशन मौजूद होता है तो उसे हम HA बोलते हैं या फिर HA हाइपोथेसिस में बोलते हैं। अब होता क्या है, कई बार क्या होता है हाइपोथेसिस एरर हो जाती है, कुछ मिस्टेक हो जाती है, जिसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, टाइप A एरर और टाइप B एरर, जिसको हम अल्फा एरर और बीटा एरर के नाम से भी जानते हैं। अब होता क्या है, टाइप A एरर का मतलब क्या होता है, टाइप A एरर जिसको हम अल्फा एरर बोलते हैं, यहाँ पर नल हाइपोथेसिस जो कि ऑलरेडी क्या होती है, एक्चुअल में ट्रू होती है। यानी कि दो पर्टिकुलर चीजों में, दो वेरिएबल्स में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, ट्रू है हाइपोथेसिस हमारी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमने बाय मिस्टेक हमने क्या कर दिया, उसको हमने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं नहीं ये तो गलत कह रही है। तो जब हम रिजेक्ट कर देते हैं, सही चीज को रिजेक्ट कर रहे हैं, तो ये टाइप 1 एरर, यानी कि आपकी गलती का पहला चरण। ओके, तो टाइप 1 एरर हमारा आ जाता है। टाइप 2 एरर किसे कहते हैं, टाइप 2 एरर हम कहते हैं हमारा जो बीटा एरर है उसे हम कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि हमारी जो नल हाइपोथेसिस है वो हमारी गलत होती है। ओके, अब नल हाइपोथेसिस गलत है लेकिन हमने क्या कर दिया, हमने उसको बाय मिस्टेक हमने सही कर दिया कि नहीं नहीं ये तो सही है। वो क्या होता है हमारा टाइप 2 एरर, जिसको हम बीटा एरर कहते हैं। टाइप 1 एरर जहां पर हाइपोथेसिस सही थी गलत कर दिया, दूसरे में गलत थी सही कर दिया। ओके, चलिए अब जरा क्वेश्चंस देख लेते हैं कि यहाँ से क्वेश्चंस हमारे कैसे कैसे पूछे जाते हैं। ओके, इसी में ही हमारा जो है, हमें पता कैसे चलेगा कि हाइपोथेसिस सही है गलत है, तो इसको हम निकाल पाते हैं पी वैल्यू की मदद से। पी वैल्यू ये होता है और पी वैल्यू की मदद से हम इसे निकाल पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। ओके, अगर ये यहाँ पर नल हाइपोथेसिस अगर यहाँ पर जाएगा ग्राफ तो यानी कि रिजेक्ट होगी, अगर यहाँ पर जाएगा तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी। मतलब इसके बाहर अगर जाएगा
यहाँ पर रिजेक्शन का मार्क होता है, और अगर इतना रहेगा तो यानी कि जो हाइपोथेसिस है उसको हम रिजेक्ट नहीं करेंगे। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि हाइपोथेसिस इज, किसे बोलते हैं हम हाइपोथेसिस? एक प्रूवन थ्योरी होती है हाइपोथेसिस? नो, ये तो हमारा थर्ड स्टेप है, अभी कंक्लूजन कहाँ आया हमारा? अ टेंटेटिव स्टेटमेंट, क्या एक ऐसे ही हम स्टेटमेंट दे दे रहे हैं? फाइनल कंक्लूजन होता है? नो। रिसर्च मेथड होता है? नो। एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होगी कि ये हमारा रिसर्च जो है वो ये सही हो सकता है, गलत हो सकता है, तो वो आ जाता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड हाइपोथेसिस? गुड हाइपोथेसिस कौन कौन सी हो सकती है यहाँ पर? इट शुड बी टेस्टेड, बिल्कुल करेक्ट। क्या इस हाइपोथेसिस के अंदर क्या होती है, क्या इसके अंदर अस्पष्टनीय यहाँ पर मौजूद हो, यानी कि हाइपोथेसिस आपने बना तो लिया लेकिन अच्छे से वो एक्सप्लेन नहीं किया है आपने, तो नो, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इट शुड बी क्लियर एंड प्रिसाइज होनी चाहिए। इट शुड बी बेस्ड ऑन थ्योरी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 2 को कट कर देंगे। जब 2 को कट किया तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बन जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, द नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या स्टेट करती है? नील बटे सन्नाटा, कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, ये हमारी नल हाइपोथेसिस कहती है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपोथेसिस प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू रिसर्च, बिल्कुल करेक्ट। इट स्पेसिफाइज द रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स, क्या रिलेशन बताती है और रिसर्च आगे कंडक्ट करवाती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी हमने यही सारी चीजें पढ़ी हैं, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि विच टाइप ऑफ हाइपोथेसिस प्रिडिक्ट्स रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, तो वो कौन सी हाइपोथेसिस होती है? दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन को पोर्ट्रे करना। अच्छा, जो हमने ये पढ़ा था ये हमारी एच ए होती है, लेकिन एच ए में भी कई सारे टाइप्स होते हैं। जब भी रिलेशन को पोर्ट्रे किया जाएगा रिलेशनल हाइपोथेसिस होगी, कोई भी चीज डिस्क्राइब की जाएगी डिस्क्रिप्टिव होगी। अगर स्टैटिक्स की बात की जाए, नंबरिंग वहां पर होगी, तो स्टैटिकल हाइपोथेसिस हमारी हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फंक्शन ऑफ हाइपोथेसिस, कौन सा फंक्शन नहीं है हाइपोथेसिस का? क्या आप डायरेक्शन प्रोवाइड करना फंक्शन नहीं है फंक्शन। हेल्प्स इन डाटा कलेक्शन, एलिमिनेट्स नीड ऑफ रिसर्च डिजाइन, हेल्प इन एनालिसिस, क्या रिसर्च डिजाइन को एलिमिनेट करना क्या इसका ये करेक्ट हो जाएगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 3, एलिमिनेट नहीं करती है रिसर्च डिजाइन को। इसके बाद हम रिसर्च को ही तो डिजाइन करते हैं, हमने प्रोसेस में पढ़ा था। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हाइपोथेसिस के रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सो इट कैन बी टेस्टेड, क्या एम्पेरिकली, एम्पेरिकली का मतलब क्या होता है? एक्सपेरिमेंट करते हुए हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। इट इज ऑलवेज ट्रू, नहीं यार ये तो नहीं हो सकता। अब जब हमने पहले ही हमने पता चल गया कि 2 नहीं है, 2 को देखो यहाँ से रिजेक्ट किया, हमें खुद ब खुद बिना कोई टाइम वेस्ट करे हमें पता चल गया कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बताना है आपको यहाँ पर कि विच टाइप ऑफ हाइपोथेसिस एक्सप्रेस इन न्यूमेरिकल टर्म्स में, कौन सी हाइपोथेसिस? अभी मैंने आपको बताया था स्टैटिकल हाइपोथेसिस। ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, आप देख सकते हो कि आपके, अगर आपको टॉपिक पता है तो आपके कितने इजी तरीके के क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। अच्छा, आपके ना फॉर्मेट से भी, साइटेशन से भी कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमारे साइटेशंस जो है वो ये 3 पॉपुलर साइटेशन, वैसे तो 2 पॉपुलर हैं, एमएलए साइटेशन है, एपीए साइटेशन है। अब आपको क्या करना है, एमएलए साइटेशन के अलग अलग जो फॉर्मेट है, लेटेस्ट फॉर्मेट के बारे में, 7th एडिशन, 6th एडिशन, ये सारे के सारे एडिशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ कि आपको सारे के सारे लेटेस्ट एडिशन से रिगार्डिंग आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ जो एमएलए होता है, एमएलए फॉर्मेट ये कहाँ पर यूज किया जाता है? जो ह्यूमैनिटीज में अगर कोई रिसर्च कंडक्ट कर रहा है तो वहां पर यूज किया जाता है। एपीए का कहाँ पर यूज होता है? ये एजुकेशन में यूज होता है, साइकोलॉजी में, लिंग्विस्टिक में, इकोनॉमिक्स में, स्टैटिक्स वाला जो चीजें होती है वहां पर इसका यूज किया जाता है। अब इससे रिगार्डिंग आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ये क्वेश्चन, एपीए स्टाइल द फर्स्ट नेम ऑफ एन ऑथर इज रिटन फर्स्ट। अच्छा, ये क्वेश्चन वैसे तो मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, आपको नीचे कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एपीए फॉर्मेट में, जैसे फॉर एग्जांपल माय नेम इज सुधा मौर्य, या फिर आप निशु मौर्य भी आप कह सकते हो, दैट इज माय निक नेम। तो अगर मैं ये लिख रही हूँ, क्या ये करेक्ट होगा? मौर्य
नीशु इस तरीके से लिखा जाता है या फिर नीशु मौर्य। ओके, रिसर्च में किस तरीके से लिखा जाता है ये आपको बताना है। स्टेटमेंट 2 क्या कह रही है कि एपीए स्टाइल द ईयर ऑफ पब्लिकेशन इज रिटन आफ्टर द पेज नंबर। क्या पेज नंबर से पहले ईयर ऑफ पब्लिकेशन, सॉरी सॉरी आफ्टर, क्या पेज नंबर पहले होता है और ईयर ऑफ पब्लिकेशन बाद में होता है? तो ये आपको नीचे कमेंट करके बताना है। स्टेटमेंट 2 वैसे पता नहीं, मुझे नहीं पता करेक्ट है नहीं पता, आपको नीचे कमेंट करके बताना है। चलिए नेक्स्ट हमारे, अभी हम ऐसे क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि आपके रीसेंट क्वेश्चन में आपके पूछे गए थे, यानी कि ये आपके 2023 में आपके क्वेश्चंस जो भी पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस आपके यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। चलिए, रिसर्च एप्टीट्यूड के पहला क्वेश्चन 2023 में आपका पूछा गया था रिगार्डिंग प्लेजरिज्म। ओके, तो यहाँ पर आपको बताना है कि अकॉर्डिंग टू यूजीसी रेगुलेशंस 2018 ऑन प्लेजरिज्म, लेवल 3 ऑफ प्लेजरिज्म रेफर्स टू सिमिलैरिटी। हमारे क्या है, कई तरीके के लेवल्स यहाँ पर गिवन है। लेवल 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 सबके निकलेंगे, है ना? तो लेवल क्या है जरा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ये वो सारे के सारे लेवल हैं जो कि यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले लेवल 0, लेवल 0 है हमारा, जहां पर कोई भी किसी भी तरीके की कॉपी अगर आपने की है, 10% अगर कॉपी है तो कोई बात नहीं, ठीक है, कोई पेनल्टी नहीं है उसके रिगार्डिंग। लेवल 1 में 10% से 40% होता है, जहां पर हम ये पढ़ते हैं कि ठीक है, तुमने अगर कॉपी किया है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, विद इन 6 मंथ्स आपको अपना एक नया रिसर्च प्रोवाइड करना होगा। लेवल 2 में 40 से 60% तक कॉपी किया गया होता है, जहां पर एक रिवाइज स्क्रिप्ट जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी विद फॉर 1 ईयर। ठीक है, सॉरी, आपका जो लाइसेंस है वो यहाँ पर 1 ईयर के बाद आपका क्या है वो कट कर दिया जाता है, तो ये आपको करना होता है। सबमिटिंग अ रिवाइज स्क्रिप्ट फॉर 1 ईयर एंड नो मार्क्स एंड नो क्रेडिट, किसी भी तरीके का आपको क्रेडिट मार्क्स नहीं मिलेगा। और इसके साथ साथ आपको क्या है, कैन नॉट बी सुपरवाइजर फॉर 2 ईयर्स। लेवल 3 में क्या होता है, आपका रजिस्ट्रेशन ही आपका रद्द कर दिया जाता है। ओके, जो भी 60%, इसके रिगार्डिंग आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो यानी आपसे पूछा गया लेवल 3 कौन सा है, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, जहां पर 60% से भी अबव था। तो ये क्या था, लेवल 3 हमारा 60% से अबव है, लेवल 0 है हमारा, लेवल 3 है, लेवल 1 में हमने पढ़ा था जो कि दिस वन, एंड लेवल 2 दिस वन। ओके, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स कैन नॉट बी रैंक ऑर्डर। अच्छा, इस रिगार्डिंग भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो चलिए हम इसको डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। तो जब भी क्या होता है, सबसे पहले वेरिएबल्स होते क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्या है, हमारे पास ये सैंपल है। हम इन सैंपल में से जो भी पर्टिकुलर चीजों को हम उठाकर यूज कर रहे हैं अपने रिसर्च में, उनको हम वेरिएबल्स कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। और ये जो वेरिएबल्स हैं इनके टाइप्स होते हैं, कई टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं। जैसे कुछ वेरिएबल्स जहां पर हमें पता है कि हमें क्या है, हमें हमें पता है कि ये इस जनरेशन से बिलोंग करती है, इसकी एज क्या है, ये फीमेल है मेल है, क्या क्या है, तो ये इस अकॉर्डिंग इन वेरिएबल्स को डिवाइड किया गया है। तो आपको ऐसे बताने हैं। अच्छा, इससे आपके बहुत सारे लेटेस्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये तो इजी क्वेश्चन है, और भी कई तरीके के डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी इनसे बनते हैं। आपको बताना है कि कहाँ पर रैंक मौजूद होती है। सो देखो, सबसे पहले तो ये देख लो कि हमारा जो पहला होता है नॉमिनल, यहाँ पर क्या होता है, हमें सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी यहाँ पर मौजूद होती है, कैटेगराइजेशन मौजूद होती है, रैंक नहीं मौजूद होती। रैंक ऑर्डिनल में मौजूद होती है, ठीक है, रैंक भी होती है और साथ के साथ यहाँ पर कैटेगरीज भी यहाँ पर मौजूद होती है। कैटेगरी का मतलब क्या है, यानी कि फीमेल है या फिर मेल है या फिर अदर जेंडर है, ये कैटेगरी में आता है। और इसके साथ साथ रैंक, यानी कि आखिर मेल फीमेल है, उसके साथ साथ कौन सी एज से बिलोंग करता है। इंटरवल में हमें 3 चीजें मिल जाती है, यहाँ पर इक्वल इंटरवल भी मौजूद होता है। ओके, इंटरवल भी है और साथ के साथ रैंक भी है, कैटेगरी भी है। रेशियो में हम क्या याद रख सकते हैं, हम रेशियो में हैज अ ट्रू और मीनिंगफुल जीरो, हमेशा ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर
पर रेशियो भी अवेलेबल होगा, यानी कि जैसे आपने कई बार आप एक ऐप यूज करते हो तो वहां पर आपका होता नहीं है कि आपको कितना अच्छा लगा ये ऐप, आप कितने स्टार देना चाहोगे, तो दैट इज रेशियो। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, कैन नॉट बी रैंक, जहां पर रैंक नहीं दिया जाता, तो एक ही है जहां पर जिसको हम रैंक नहीं दे सकते हैं, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको यहाँ पर रिसर्च टाइप्स को मैच करने थे और 2023 के ये सारे क्वेश्चंस हैं। बेसिक रिसर्च, को रिलेशनल, केस स्टडी एंड लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो बेसिक रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च, जिसका मतलब क्या होता है अभी मैंने आपको बताया, जहां पर जिसका एम होता है कि हमें कुछ नया डिस्कवर करना है। केस स्टडी में क्या होता है, इन डेप्थ में जो भी चीजें पढ़ी जाती है, यानी सी का क्या हो जाएगा, इन डेप्थ में जो भी चीजें पढ़ी जा रही है। ओके, अ ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट इज ऑब्जर्व एंड मेजर ओवर टाइम। ओवर टाइम तक हम किसी ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट को अगर हम मेजर कर रहे हैं ओवर द टाइम, तो क्या हो जाएगा, ये क्या लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगा। अ स्टडी डेट टेस्ट और एक्सपेंड्स टू थ्योरी, थ्योरी को एक्सपेंड करना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जब भी थ्योरी को एक्सपेंड किया जा रहा है, नई डिस्कवरीज की जा रही है, ये हमने अभी डिस्कस किया था, ये हो जाएगा। को रिलेशनल, जहां पर हम दो रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेरिएबल्स में क्या रिलेशन है तो उनको हम रिसर्च कर रहे हैं, तो वो आ जाता है। केस स्टडी इन डेप्थ में पढ़ना, कोई भी हम किसी को भी ओवर द टाइम हम उसकी उसकी रिसर्च कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो ये आ जाता है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे आपके 2023 के। अभी जरा हम 2024 के क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि 2024 में आपके कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो हमारे देखो दो तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, एक होता है ओपन एंडेड और एक होता है हमारा क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडिंग एंड ओपन एंडेड में क्या चीजें, क्या डिफरेंस होते हैं। ओपन एंडेड का मतलब ये होता है जहां पर आप ओपनली कितना भी बोल सकते हो, आपको कोई रोक टोक नहीं है। मैं इंटरव्यू ले रही हूँ और वहां पर अगर इंटरव्यू में सिर्फ और सिर्फ यस और नो का ऑप्शन है, तो वो क्या हो जाएगा, क्लोज एंडेड हो जाएगा। लेकिन आप कितना भी बोलो, कितना भी बोल सकते हो, आप अपनी फीलिंग्स को शेयर करो, गुस्सा आ रहा है गुस्से को शेयर करो, तो वो क्या होता है, ओपन एंडेड होता है हमारा। ओके, तो ओपन एंडेड की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बतानी है। द क्वेश्चन सजेस्ट सर्टेन काइंड ऑफ आंसर टू द रिस्पोंडेंट्स। एक जो जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्या सजेस्ट करते हैं, सर्टेन काइंड्स ऑफ आंसर्स को सजेस्ट करते हैं। ओके, तो सर्टेन काइंड ऑफ क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाएंगे, बेसिकली ये आपका पूछा गया है कि क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके ऑलरेडी बता रहे होंगे कि आपको यही आंसर देना है। सर्टेन काइंड ऑफ आंसर्स, यानी या तो बोलो यस या तो बोलो नो, तो क्या ये हमारा ओपन एंडेड होता है, नो, क्लोज एंडेड होता है ये हमारा। दे आर यूजफुल फॉर एक्सप्लोरिंग न्यू एरियाज, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर जो इंटरव्यूअर है वो आराम से खुल के बातचीत करेगा, तो बिल्कुल यूजफुल होते हैं। दे आर टाइम कंज्यूमिंग, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं बिकॉज क्योंकि एक तरफ जहां पर यस नो बोलना है, दूसरी तरफ 200 वर्ड का वो टिप्पणियां दे रहा है, तो ऑफकोर्स टाइम कंज्यूमिंग है, तो बी सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगेन मैचिंग से क्वेश्चन पूछा गया और आपको ये बताना है कि कौन सा टाइप ऑफ वेरिएबल किससे मैच कर रहा है। ओके, तो ये आपको यहाँ पर बताना है सेटिस्फेक्शन लेवल कहाँ पर आता है। सेटिस्फेक्शन लेवल किसके साथ हम मैच करेंगे, वेट हो गया, एथनिसिटी हो गया। एथनिसिटी यानी कि हम यहाँ पर कैटेगरी की बात कर रहे हैं। ओके, एथनिसिटी कैटेगरी, जातियों में जब डिवाइड कर दिया जाता है कि वो SC ST कैटेगरी, तो यानी क्या आ जाएगा हमारा, थर्ड का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। थर्ड का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारा। और अगर हमें एक भी पता है तो हम पहुंच जाते हैं वैसे आंसर की ओर। बट यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप देख सकते हो कि आपका अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर इज हमारा एथनिसिटी। यहाँ पर सेकंड हमारा क्या आता है, हमारा ऑर्डिनल, जहां पर सेटिस्फेक्शन लेवल यहाँ पर मौजूद है। इंटरवल, जहां पर मैंने आपको बताया था इंटरवल मौजूद होते हैं, तो यानी ईयर ऑफ डेथ, किसकी डेथ कौन सी ईयर में हुई थी, तो वहां पर हम पूरा हम मेंशन कर रहे हैं ना कि 1990s में जिसकी डेथ हुई थी वो यहाँ है, 2000 में जिसकी भी डेथ हुई थी वो यहाँ पर है, तो वहां पर प्रॉपर एक डाटा प्रोवाइड किया है। रेशियो में क्या है, हम रेट वेट को इंक्लूड करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग
criteria in research relates mainly to the issue of causality. Causality के issue, causality का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि एक कॉज इफेक्ट के रिलेशन को हम कैजुअलिटी के नाम से जानते हैं। ओके तो आपको ये बताना है कि कौन से क्राइटेरिया को यूज किया जाता है जहां पर भी कैजुअलिटी को स्टडी किया जाता है या कैजुअलिटी में मेन इशू किस चीज के रिगार्डिंग आता है। तो वो बेसिकली हमारा कहाँ पर आता है इशू, हमारी दो तरीके की वैलिडिटी होती है हमारी मेन, इंटरनल वैलिडिटी, एक्सटर्नल वैलिडिटी। फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी एक डाटा मैंने कलेक्ट किया, मैंने अपनी रिसर्च मैंने बना ली कि ये एक स्किन केयर प्रोडक्ट है और ये इससे क्या होते हैं, इससे आप लोग क्या है आप गोरे हो जाओगे। तो मैंने क्या किया, मैंने एक्सटर्नली लोगों को बांटा और लोगों ने उसको बढ़िया यूज किया और उससे क्या हो गया, लोगों को पसंद भी आया। इंटरनल वैलिडिटी यानी कि वो इंटरनली, ठीक है, क्या वो उसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, स्किन क्या उससे जल रही है, पहले पहले तो बढ़िया लग रहा है लेकिन धीरे धीरे करके वो बहुत ही बेकार प्रोडक्ट है। तो यानी कि कॉज इफेक्ट हम कहाँ पर ज्यादा इशू कहाँ पर आता है, इंटरनल वैलिडिटी में आता है, उसके अंदर कौन सी सामग्री का यूज किया गया है। ओके तो एक इंटरनल वैलिडिटी जो कि एक एक्यूरेट मेजर को रिप्रेजेंट करता है, कॉज से क्या इफेक्ट हुआ, इसको स्किन पे लगाने से क्या क्या इम्पैक्ट हुए स्किन पर। और एक्सटर्नल वैलिडिटी जो कि फोकस करता है कि ठीक है कितने लोगों ने इसकी इस क्रीम को यूज किया, कितने लोगों ने परचेज किया, सिर्फ और सिर्फ उसी के ऊपर ही फोकस करता है। तो इंटरनल वैलिडिटी यहाँ पर राइट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि अकॉर्डिंग टू यूजीसी रेगुलेशन 2018 में प्लेजरिज्म अ स्टूडेंट विल हैव टू सबमिट अ रिवाइज थीसिस। रिवाइज थीसिस जब कब सबमिट की जाती है ये आपको यहाँ पर बताना था। ओके तो ये ऑप्शंस में कई सारे ऑप्शंस थे बट बाय चांस यहाँ पर क्वेश्चन पूरा नहीं मिला मुझे। ओके तो क्या हमने कहाँ पर पढ़ा था, रिवाइज थीसिस हमें लेवल 1 में हमें देनी पड़ती है। लेवल 1 यानी कि हमारा 10% से लेकर जो 40% था वो हमारा लेवल 1 में आता है। यानी कि क्या क्या यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर ए भी आ जाएगा, बी भी आ जाएगा और इसके साथ ए और बी ओनली ये आएगा हमारा। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन मैं आप सभी को होमवर्क में दे रही हूँ, आपको नीचे कमेंट करके बताना है और समझना है कि क्या होगा। अगेन आप देख सकते हो कि जो एग्जाम्पल्स हैं वो कितने अलग तरीके के एग्जाम्पल्स यहाँ पर यूज किए गए हैं एंड ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस हम यहाँ पर, अच्छा एक आईसीटी से रिगार्डिंग आपका क्वेश्चन पूछा गया था। अभी क्या है जो लेटेस्ट पैटर्न में आप देखोगे टीचिंग रिसर्च को एक साथ इंक्लूड किया जा रहा है या फिर रिसर्च आईसीटी को एक साथ इंक्लूड कर दिया जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके बनते हैं, यूज ऑफ आईसीटी यानी जो भी टेक्नोलॉजी है उसका हम रिसर्च के अंदर यूज करते हैं इज अ सुपर इम्पोजिशन विच शुड बी डिस्करेज। क्या जो आईसीटी का यूज अगर हम रिसर्च में करें तो उसको हम डिस्करेज हमें करना चाहिए? नो, बल्कि ये तो हमारा टाइम बचाता है और काफी ज्यादा अच्छा रहता है। रिसर्च एथिक्स एंड इट्स ऑब्जर्वेंस हैज टू बी अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। रिसर्च एथिक्स को हमें मैंडेटरी करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तो स्टेटमेंट 1 तो हमारी करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, सेकंड वाली हमारी क्या है, करेक्ट हो जाएगी। 1 क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, सेकंड 1 इज ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हम 2025 के जो लेटेस्ट पीवाईक्यूज हैं जरा उनको देख लेते हैं कि आपके लेटेस्ट अभी कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे पहला तो आपका ये क्वेश्चन आपका पूछा था, एब्रीवेशन से क्वेश्चंस बने हैं कि ये सारे के सारे आपको एब्रीवेशंस दिए गए हैं, आपको बताने थे कि इन एब्रीवेशंस का मतलब क्या हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए, मे बी ये क्वेश्चन अगर आपका रिपीट हो जाता है तो इंपॉर्टेंट है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए का जो है वो सेकंड हो जाएगा, सीन रेफर टू में ये यूज किया जाता है। बी में हम देखेंगे, बी का क्या हो जाएगा, इन द वर्क साइटेड, जब किसी को ऑलरेडी साइट कर रखा है वर्क में तो उसका यूज किया जाएगा। तो आप देख लो कि ये इंपॉर्टेंट है, रट्टा मारना है रट्टा मारो, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, यहाँ पर रिसर्च प्रोसेस के बारे में पूछा गया है लेकिन एक अलग तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन आपका बना है। तो रिसर्च प्रोसेस आपका क्या प्रोसेस होता है ये आपसे पूछा गया है। सबसे पहले ए हमारा आएगा, ए है प्रोसीजर्स, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन्स,
रिजल्ट्स एंड अब्स्ट्रैक्ट। तो आपने अगर कोई भी रिसर्च पेपर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि सबसे पहली चीज जो आती है वो आती है हमारी अब्स्ट्रैक्ट, जो कि एक समरी, एक ब्रॉड व्यू देती है कि ये जो पर्टिकुलर पेपर है वो किस रिगार्डिंग होने वाला है। तो यानी सबसे पहले ऑप्शन नंबर ई सबसे पहले आएगा। और यहाँ पर देख भी सकते हो एक सार हमें प्रोवाइड करता है। तो अगर हम यहाँ पर ई सबसे पहले रखते हैं तो हमें खुद ब खुद आंसर पता चल जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो ई सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे बी आएगा, इंट्रोडक्शन पार्ट आता है हमारा। फिर उसके बाद ए आ जाएगा, जिसका मतलब क्या होता है, रिसर्च में कौन से प्रक्रिया क्या है, कौन से डिजाइन्स का यूज किया गया है, इसकी बात की जा रही है। देन उसके बाद हम रिजल्ट देंगे, देन कंक्लूजन। तो आप देख सकते हो रिसर्च प्रोसेस को कैसे एक नए पैटर्न में, एक नए तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि आइडेंटिफाई दी सैम्पलिंग टेक्निक्स दैट आर फॉर स्टडिंग हिडन पॉपुलेशन। जो हिडन पॉपुलेशन है उसके लिए अगर हमें कोई स्टडी टेक्निक है तो वो कौन सी हो जाएगी। तो अभी हमने बात की थी स्नोबॉल सैम्पलिंग, ऐसी सैम्पलिंग होती है जहां पर हिडन पॉपुलेशन हमारी वहां पर होती है। ओके, तो यानी कि हमें बी तो हमारा करेक्ट है ही है। जब बी करेक्ट है तो हम बाकी के ऑप्शंस को हम डिलीट कर देंगे। अब या तो ए हो जाएगा या तो फिर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, की फॉर्मेट सैम्पलिंग। ओके, तो या तो फिर हमारा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। हिडन पॉपुलेशन में हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का यूज करेंगे नहीं करेंगे। तो हमारा डी और हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? ये आपका क्वेश्चन आप देख सकते हो, सैम्पलिंग का क्वेश्चन आपका पहले भी पूछा जा रहा था, 2025 में भी ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। तो ये आपके सदाबहार वाले क्वेश्चंस आप समझ सकते हो कि ये है वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। 2025 का क्वेश्चन, सदाबहार क्वेश्चन। तो कौन सा यहाँ पर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, ये आपको बताना है। पॉपुलेशन बायस, सैम्पलिंग बायस, रैंडम सिलेक्शन, एक्सीडेंटल सिलेक्शन। कौन सा सिलेक्शन होता है, रैंडम, हम किसी को भी सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो राइट आंसर इज random selection. Which of the following method would apply to field research? field research में कौन से मेथड को अप्लाई किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। एनालिसिस ऑफ डॉक्यूमेंट, एनालिसिस ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को एनालाइज करना, पर्सनल इंटरव्यूज को एनालाइज करना, स्मॉल ग्रुप स्टडी ऑफ रैंडम बिहेवियर, प्ले एंड रोल एनालिसिस। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? राइट आंसर इज फील्ड सैम्पलिंग का मतलब होता है जब हम पर्सनल इंटरव्यूज वहां पर एनालाइज कर रहे होते हैं। पर्सनल इंटरव्यूज, लोगों के व्यक्तिगत इंटरव्यूज जब लिए जाते हैं तो उनको बोला जाता है। ओके, बेसिकली उनको बोला नहीं जाता, ये फील्ड रिसर्च में अप्लाई किया जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लास्ट क्वेश्चन है और ऑलरेडी हमें 1 घंटे से ज़्यादा हो गए, बट कोई बात नहीं, आपके लिए ये सेशन बहुत ही मज़ेदार रहा होगा। अ स्टडी मेंट टू डिस्कवर वेदर वेरिएबल्स कर्वरी रिलेट्स टू। ओके, आपको बताने हैं कि जो वेरिएबल्स हैं वो रिलेट करते हैं या नहीं करते हैं। ओके, यानी उनमें रिलेशन है नहीं है, तो उन सारी चीज़ों के रिगार्डिंग आपको बताना है कहाँ पर आते हैं। क्या केस स्टडी है, लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज है। रिलेशन की जब बात की जा रही है, दो वेरिएबल के रिलेशन को स्टडी करना, नो, यहाँ पर नहीं होता। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च जहाँ पर एक लंबे टाइम तक एक ही चीज को निहारा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? को रिलेशनल, है ना, सह संबंधी रिसर्च की यहाँ पर बात की जा रही है। ओके, सो ये वो सारे के सारे क्वेश्चंस थे जो कि हमें डिस्कस करने थे। होप सो कि आप सभी को ये जो क्लास है, ये जो सेशन है वो बड़ा मजेदार लगा होगा। अब आपको क्या करना है, सिंपल टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो कर लेना। यहाँ पर आपको जो पीडीएफ है वो मिल जाएगा, लेकिन कब मिलेगा आपको पीडीएफ? जैसे ही इस वीडियो पर हो जाते हैं, हम टारगेट बनाकर चलते हैं 500 लाइक्स का। तो जैसे ही 500 लाइक्स आपको आप कंप्लीट मिलेंगे, 500 लाइक्स, तो आपको जो पीडीएफ है वो मिल जाएगा। इसके साथ साथ एक और हमारी जो लास्ट क्लास थी टीचिंग एप्टीट्यूड, उसका पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम चैनल पर पुट कर दूंगी, तो टेंशन नॉट। टेलीग्राम चैनल पर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का जो 2015 से 25 वाला जो पीडीएफ है वो मैं पुट कर दूंगी। ओके, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर कर देना है, हाइप जरूर कर देना, सो दैट कि ज्यादा लोगों तक, ज्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंचे, क्योंकि मेहनत काफी ज्यादा लगती है यार, इतना तो कर ही सकते हो। और नीचे कमेंट करके आपको जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए हैं वो आपको जरूर
ज़रूर बताने हैं। मेक श्योर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और आपके लिए जो बेनिफिशियल वीडियोस हैं वो आपको सब कुछ मिले हमारे चैनल पर। तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना एंड मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो किस रिगार्डिंग रहती है। हमारा टीचिंग हो गया, रिसर्च हो गया, अब नेक्स्ट हम करने वाले हैं कम्युनिकेशन को। कम्युनिकेशन के लास्ट 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। आपके लिए अगर ये जो वीडियोस मैं आपको लेकर आ रही हूँ अगर ये हेल्पफुल है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करो, क्योंकि आपके एक एक कमेंट से जब पढ़ती हूँ तो मुझे मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं आपके लिए जल्दी जल्दी ऐसी ही वीडियो लेकर आती रहूँ। ओके, तो टेलीग्राम चैनल को आपको क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है। इसके साथ साथ एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ कि आपको किस तरीके से हमारे चैनल पर सारी वीडियोस कहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो आपको जस्ट सिंपली हमारे चैनल विजिट करना है। ओके, चैनल विजिट कैसे करोगे आप, एक सेकेंड। ओके, तो आप हमारे जब भी चैनल पर जाओगे, चैनल पर आपको यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। प्लेलिस्ट पर आपको जाना है। प्लेलिस्ट में सबसे पहले तो हमारी यूजीसी नेट पेपर 1 की पूरी प्लेलिस्ट है, या फिर आप यहाँ पर कोर्सेज पर चले जाना। कोर्सेज पर आपको यूजीसी नेट पेपर 1 की सारी क्लासेस आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ओके, पेपर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड से लेकर जो जितने भी आपके 10 यूनिट्स हैं वो सारे वन शॉट में मैंने कवर करवा रखे हैं। तो आपको जस्ट सिंपली यूजीसी नेट पेपर 1 के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर यू विल गेट एवरीथिंग, यानी क्लासेस भी आपको मिल जाएंगे हमारे यहाँ पर चैनल पर। क्लासेस के साथ साथ आप देख सकते हो वन शॉट यहाँ पर मौजूद है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, रिसर्च एप्टीट्यूड का जो वन शॉट है वो मैंने ले रखा है। वन शॉट आपको वीडियो देखना है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको लगा लेने हैं एंड आपका रिसर्च एप्टीट्यूड मैं आपको बोल रही हूँ कि आपका यहाँ से हो जाता है कंप्लीट। सेम एज इट इज आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के साथ भी करना है। टीचिंग एप्टीट्यूड का वीडियो देखो, टीचिंग एप्टीट्यूड की लास्ट 10 साल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियो बन गई है, वो देखो, आपका कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही आपको सारे के सारे जो चीजें हैं, सारे के सारे कंसेप्ट आपके कवर हो जाएंगे। और आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका भी मैंने यहाँ पर प्लेलिस्ट बना रखी है। तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको जाना है। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओ, यहाँ पर यूजीसी नेट पेपर 1 की जो पीवाईक्यूज है वो आपको मिल जाएगा। जैसे कि आप देखो पेपर 1 के पीवाईक्यू, पेपर 1 पीवाईक्यूज विद कंसेप्ट, यहाँ पर आपको चले जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो पेपर 1 के पीवाईक्यूज की क्लासेस है वो आपको यहाँ पर मिली है। टीचिंग एप्टीट्यूड की प्रीवियस क्लास यहाँ पर है, रिसर्च की भी डल जाएगी, सारी की सारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ओके, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में। होप्स हो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, बेनिफिशियल रहेगा। एंड इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि इफ़ यू आर समवन जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं कि हम कौन सी बुक खरीदे भाई, तो आप परचेज कर सकते हो ओसवाल की ये बुक। एंड बुक का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ये बुक में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं भी यहाँ से उठाती हूँ, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ से नहीं उठाती हूँ मैं। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड में जो क्वेश्चंस थे वो मैंने यहाँ से लिए थे, और रिसर्च के मैंने यहाँ से नहीं लिए। रिसर्च के मैंने एक एक जो प्रीवियस क्वेश्चंस थे वहाँ से मैंने उठाए, बिकॉज आई थॉट कि ये तो आप सभी को मिल ही जाएगा, तो इस वजह से यहाँ से क्वेश्चन नहीं लेकर मैंने अलग से एक एक पेपर से क्वेश्चन उठाए हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के। तो ये बुक आप परचेज कर सकते हो। लास्ट 20 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, और साथ के साथ इसी का ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि जो ओसवाल है वो आपको कंसेप्ट की भी बुक प्रोवाइड करता है। तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, कमेंट में भी पिन अप कर दूंगी, तो वहां से आप इस बुक को परचेज कर सकते हो। मैंने खुद भी ये बुक यूज की है, तो या गुड बुक है, तो आप ये बुक ले सकते हो। ओके, चलो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में आप सभी स्टूडेंट से। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।